Good afternoon, student. So today we are going to learn about learning and teaching, which is the subject of B.Ed first year, and the subject code is 103. 103. So we'll see. ओके, आई होप कि इससे जो पहले हमारे जो लेक्चर्स हो गए हैं 101, 102 और उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 3 इयर्स रिपीटिंग थे, मैंने वो भी प्रोवाइड किया है, और कुछ जो पॉसिबिलिटी है मैंने वो भी प्रोवाइड किया आप लोगों को। तो आई होप आपकी लर्निंग अच्छे से हो रही होगी। और आज हम 103 का करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या है, और इससे भी मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहा है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम बच रहा है। ठीक है। सो और स्पेशली मैं हर बार लेक्चर में बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, बाकी लोग बुरा प्लीज़ मत मानना, बट आई होप आप सभी समझेंगे जो जॉब करते हैं और जो हाउसवाइफ है जो अभी अपनी स्टडीज़ कर रही है, अपनी अपनी बहुत सारी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करके, और अब जाकर वो अपनी अपने आप पे ध्यान दे रही है, अपने पैशन पे ध्यान दे रही है। मैं स्पेशली उनके लिए ये नोट्स बनाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए नहीं बनाती, बट उनके लिए ज़्यादा डेडिकेशन है मेरा, बिकॉज़ उनके उनके पास टाइम नहीं बचता है, वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, जॉब सब में इतने फंसे रहते हैं। सो नथिंग, ऐसा नहीं है कि लाइक बाकियों को मैं इग्नोर कर रही हूँ या निगलेक्ट कर रही हूँ, नहीं है ऐसा। ओके, इफ़ यू फील बैड, सॉरी फॉर दैट। ओके, बट डोंट फील बैड। चलिए, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय लर्निंग एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग से हमें क्या एक्वायर, लर्निंग इज एक्वायरिंग द नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडीज एंड टीचिंग। लर्निंग हमें कहाँ से मिलता है? लर्निंग किसी भी सेक्टर से, किसी भी चीज़ से मिल सकता है। चाहे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ, राइट? कैसे लर्न कर रही हूँ? कुछ नई चीज़ें जो क्लास में बच्चों से मुझे भी पता चलती है, कुछ नए टेक्निक्स है, बहुत बार हो सकता है मेरे दिमाग में वो टेक्निक्स ना हो, बट उनके पास रह सकती है। कोई नई स्किल है जो उनके पास हो सकती है, बिकॉज जो हमारे बाद जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो खुद टीचर्स बन रहे हैं, ऑब्वियस है कि वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो उनके पास अभी के ज़माने के हिसाब से दूसरी टेक्निक्स है, नॉल है, नए आइडियाज़ है, उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो वो उनसे भी मैं सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें। क्लासरूम में लिटरली बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि छोटे बच्चों का बोलूँ तो, बड़े बच्चों का बोलूँ तो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम अज्यूम नहीं कर सकते, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड लर्निंग। ओके, तो वो चाहे हमारे एक्सपीरियंस हो, स्टडी हो, टीचिंग हो, टीचर की टीचिंग से सीखते हैं या टीचर्स बच्चे से सीख जाते हैं, यू नेवर नो। ओके, इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो हमारा प्रायर गोल रहता है कि बच्चे को एकदम इफेक्टिव और लर्निंग पसंद आती है, और इंगेजिंग क्लास, जिस जिस टीचर को देख के बोर ना हो। चाहे हम बीएड कर रहे हो, चाहे फार्मेसी कर रहे हो, हम कुछ भी करें, हमें एनर्जेटिक और बहुत ही इंगेजिंग लेक्चर चाहिए रहता है। अभी मोटिवेशनल, डेफिनेटली बच्चे को मोटिवेशन चाहिए। अगर एक बच्चे से आपने कुछ पूछ लिया एंड ही और शी इज़ एबल टू आंसर, और आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। चाहे बीएड में हम जब बच्चों के असाइनमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज जो रहते हैं 101, 102 और डिफरेंट जितने भी रहते हैं, और उसमें बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स वो लोग ऐड किए रहते हैं, उनकी खुद की क्रिएटिविटी रहती है। अगर उनको पब्लिकली मीन्स जो आपके ग्रुप मेट्स है, बैचमेट्स है, उनके सामने अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप उससे ये मिलता है कि एक जो बहुत मेहनत किया है उसको अप्रिसिएशन से नेक्स्ट के लिए वो रेडी होता है, और जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की उसको आइडिया मिल जाता है। करेक्ट? तो these are called learning. Motivation is very important in every sector or every phase of your life. कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ एंगेज और क्लास
कनेक्ट करना और वो हमसे कनेक्ट होकर अब फिर वो पढ़े, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सिर्फ पढ़ा रहे और वो बस पढ़ रहे, ये नहीं हो सकता और ये कमांड चलता ही नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं, सामने से रिवर्स क्वेश्चन किया जा रहा है या फिर मैं कोई प्रैक्टिकल चीज़ें ले रही उस पे उनका उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो, तो ये सारी चीज़ें जब मिलती है साथ में तो और इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी मेमोरी शार्प रहती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो कितने एक्टिव है। तो ये भी पता चलता है। प्रायर नॉलेज ऑब्वियस बात है, बीइंग अ टीचर हमारे पास प्रायर नॉलेज होना, या बीइंग अ स्टूडेंट भी बहुत सारे ऐसे क्लास में टॉप स्टूडेंट कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं या फिर यूनिक स्टूडेंट भी मैं बोल सकती हूँ। उनको पता है कि आज मैम ये लेसन पढ़ाने वाली, वो घर जाने के बाद उसका जो बेस्ट हो सकता है वो अपनी तरीके से वो उस लेसन पे रिसर्च करके लर्न करके मीनिंग्स एंड ऑल जितने भी कंक्लूजन वो करके आते। मैम कल पूछने वाले, ओके अब मुझे आंसर देना है, तो ये चीज़ें उनके पास प्रायर रेडी रहती है। तो इस चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है कि यस, प्रायर नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट और बीइंग अ टीचर प्रायर नॉलेज हमारे पास रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप मेंशन कर देना, इंशाल्लाह आपके पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि हम लेसन प्लान बनाते, एक्सप्लेन करने से पहले तो लेसन प्लान बनाते हैं, थोड़ा सा हम खुद रिवाइज करते हैं और किस तरीके से क्या क्या एग्जांपल्स देने वाले, क्या पिक्चर्स रहेंगे, कौन सी चीज़ हमें प्रोजेक्टर पे बताए, ये हमारे प्रायर नॉलेज है। हम ऑन द स्पॉट टॉपिक लेके नहीं बैठा चलो आज आप लोगों को ये पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो इसी तरीके से बच्चों को इंगेज किया जाता है। सो ये जो मोटिवेशन, प्रायर नॉलेज, कनेक्टिविटी, एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल इज़ ऑल्सो, बच्चों की लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे रहते हैं जिनको विजुअल इफेक्ट ज़्यादा समझ में आता है, कुछ बच्चों को विजुअल और ऑडियो दोनों समझ में आता है, कुछ बच्चों को इस तरीके से याद होता है कि लिख लिख के एंड देन लर्न करने में समझ में आता है। कुछ बच्चे को स्टोरी फॉर्म में समझ में आती है लर्निंग। तो हर किसी का एक डिफरेंट स्टाइल है समझने का। ओके, यस। टीचर्स में भी पढ़ाने का स्टाइल अलग रहता है। कोई टीचर ब्लैक बोर्ड सिस्टम में पूरा ब्लैक बोर्ड ही यूज प्रेफर करना पसंद करते। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो उनको पीपीटी थ्रू ज़्यादा, उनको भी वो भी इंजॉय करती है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं उनके। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड एंड टेक्निक्स। एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना है, फिजिकल सिटिंग, लिसनिंग, क्वाइट रहना, क्या इम्पैक्ट कनेक्टिंग लर्निंग में। अकॉर्डिंग टू मी सिटिंग अरेंजमेंट, discipline रहना is very important rather than sitting quiet and all, because sitting quiet is not according to me a good sign for like class में जब टीचर हो तो क्लास शांत नहीं होनी चाहिए, क्लास एंगेजिंग होनी चाहिए। मैं नहीं बोलती कि बच्चों को सपोर्ट करो मस्ती करने में, बट एंगेज रखो। अगर कोई सुपरवाइजर, कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर, कोई प्यून, कोई भी जा रहा है या कोई पेरेंट्स ही पास हो रहा है, एक एक झलक है ना उस टीचर की या फिर उस टीचर्स का पढ़ाने का तरीका पसंद आ जाता है कि वाह व्हाट अ क्लास। तो मेरे हिसाब से क्लास एंगेजिंग अच्छी लगती है। तो दीज आर द पॉइंट यू कैन ऐड इन योर आंसर शीट। क्लासरूम एनवायरनमेंट पे हो गया, सोशल एनवायरनमेंट, पीयर सपोर्ट, ग्रुप वर्क and interaction with teaching or family members can encourage learning. Yes, of course, peer group को ना एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ग्रुप डिस्कशन जब स्कूल्स में होते तो ऐसा नहीं कि टॉप वाले जितने बच्चे एक ही ग्रुप में कर दो, एवरेज बच्चे एक ग्रुप में कर दो, और बहुत बार टीचर जिन बच्चों को डम कंसीडर करती है उनको एक ग्रुप में नहीं, सबको मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद देन उसको डिवाइड कर दो। तो हर जो टॉपर रहेगा ना वो अपने टीम मेंबर को हेल्प करने की कोशिश करेगा, नहीं मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, साइंस प्रोजेक्ट हो या फिर ग्रुप डिस्कशन हो, कोई भी चीज़ हो सकती हो। फिर फैमिली में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि संडे हो गया, सैटरडे हो गया, इस टाइम पे बच्चों का गेट टुगेदर करो या फिर बच्चों को पार्क लेके जाओ या फिर कुछ ऐसे गेम, इंडोर गेम्स होते लर्निंग बेस्ड, वो कराओ जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, घर के दूसरे बच्चे भी इन्वॉल्व हो। सो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है,
बहुत ही इंगेजिंग रहता। सो दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट पार्ट। लाइक बट पेरेंट्स टीचर सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इसमें, स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छे से। कल्चरल इन्फ्लुएंस अ पर्सन बैकग्राउंड इज कल्चरल वैल्यू कैन इफेक्ट हाउ दे लर्न। ऑब्वियस कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ये चीज़ें सीखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उस आप कल्चरल वैल्यूज़ क्या सिखाते बच्चे को, जैसा उसके बिहेवियर में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। टेक्निकल लर्निंग एक्सेस डिजिटल लर्निंग, इंटरनेट जैसे कि प्रोजेक्टर्स एंड ऑल, फिर यूट्यूब, फिर दूसरे बहुत सारे कोर्स है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वैसे पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग इज़ मच 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 बेटर। ओके चलिए, एक क्वेश्चन पे मेरा आज अभी 10 मिनट चला गया है। मैं अब थोड़ा स्लो कम होती हूँ, फास्ट ज़्यादा होती है, और ऑन पॉइंट्स बात करती हूँ, डीप में नहीं जाने वाली हूँ। बिकॉज ये सब्जेक्ट्स बहुत ही मेरे हिसाब से इजी है, और मतलब 101, 102 एंड 103 एकदम टेंशन फ्री होके बच्चा लिख सकता है, आप सब लिख सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट है। ओके, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्टर वर्क with the respect of following points. Of course, technical based learning is very important nowadays for the student, because textbooks से बच्चे को जल्दी समझ में, टेक्स्ट बुक प्रीफर करना चाहिए, बट अगर बच्चे को जल्दी और एकदम रैपिडली कुछ समझाना है या उसको इन्वॉल्व करना, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है, तो सॉफ्टवेयर टेक्निक, न्यू एजुकेशन, न्यू प्रॉप्स, न्यू टेक्निक्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी। प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा, प्रोजेक्ट वर्क और प्रोजेक्टर, ये दो चीज़ें ना बच्चों को बहुत हेल्प करती है। प्रोजेक्ट वर्क में ये बच्चों के लिए है कि एक दूसरे ये जो वो एक साथ जब वो काम करते हैं एज अ टीम करते, तो एक दूसरे को प्रायोरिटी देते, प्रॉब्लम सॉल्व करते, और उनके पास, हर किसी के पास है ना एक अलग सोल्यूशन रहता है, और फाइनली एक लीडर रहता है जो इन सब चीज़ों पे एक कंक्लूजन लेके इम्प्लीमेंट करना पसंद करता है। तो प्रोजेक्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे जो उनका जो वो जो इंट्रोवर्टनेस है ना, वो ओवरकम होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। टेक्निकल प्रोसेस बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन रिसोर्स, वीडियो, ई बुक, एजुकेशनल ऐप्स बहुत सारे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, उस बेसिस पे भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। टीचर्स में टू लाइक वर्चुअल क्लासरूम, प्रोवाइडिंग लेसन्स, यस, बहुत सारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझकर और एक नेक्स्ट लेवल पे वो जो जब बोले तब रेडी हो जाते लेने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। स्टूडेंट कैन लर्न देयर ओन, or like yes, of course they can learn their own also, like if they have the virtual classroom and all, they have the projector available in the, or they have a good smartphone to see the videos, and with with good internet, so they can learn। okay, project work, जैसे कि अभी मैंने बताया कि असाइनमेंट वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती है, रिसर्च वाले काम हो गए, कोलैबोरेट विद कंप्लीट प्रोजेक्ट, जैसे ग्रुप वर्क देते, बहुत बार वो स्कूल में एंगेज रहते, घर में एंगेज रहते, ट्यूशन में एंगेज रहते, ये सब जगह पे वो लोग का कंटिन्यू क्या रहता है, वो लोगों को रिसर्च करना है। तो दीज आर वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू engage the student for the studies। okay, advantages of technical based learning, flexible, ऑब्वियस सी बात है कि वो आप बच्चा ट्रैवल कर रहा है या फिर बच्चा कहीं पे भी है, चाहे वो कहीं जा रहा है या फिर वो किसी रीज़न से नहीं आ पा रहा है, कुछ भी हो सकता है, या सिचुएशन करेंटली सिटी की ख़राब है, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त पे बहुत काम आती है। जैसे कि लॉकडाउन ही ले लो, लॉकडाउन में हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी वो कैसा था, टेक्निकल बेस्ड था, पूरी दुनिया बंद थी बट बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आप एग्जाम्पल के तौर में इसमें ऐड कर सकते हो। इंगेजिंग क्लास वहाँ पे भी रहते, बच्चे मज़े से करते, यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं, जो हाउसवाइफ मम्मियाँ, उस टाइम पे तो दुनिया ही बनती, तो हाउसवाइफ वर्किंग वुमेन सब एक साथ एंगेज थे,
बट जो हाउसवाइफ रहती है, जो मम्मियाँ जो घर में काम करती है, वो भी बच्चे का लेसन ऑब्जर्वेशन करती है, वो भी देखती है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, जो ग्रुप वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करता है। अलाउ द स्टूडेंट टू अप्लाई व्हाट दे लर्न इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, डेवलप द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ BCS. These are the thing happen. Limitation, technology based learning depends on the technology issues like internet access or the device of जो भी XYZ रहेगा, और maybe cause the distraction for the student if not managed well. Yes, of course, the पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी चीज़ें हो सकती है। जहाँ पे पॉजिटिवली बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होके कार्टून वगैरह या फिर कोई मूवीज़ वगैरह दें। बट इट्स डिपेंड ऑन द पेरेंट्स कि वो इस चीज़ का एक्सेस रखे और वो देखे कि बच्चा आपका क्या कर रहा है। तो नाउडेज इट इज़ क्वाइट ईजी लाइक टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लेन द पेरेंट्स ऑल्सो। आई होप आपका फर्स्ट आंसर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं। अब और शॉर्ट कर दूंगी क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मुझे 16 मिनट लग गए, क्योंकि बात करते करते और आपको एक्सप्लेन करते करते इतना टाइम लग जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि उस पर और बात करूँ, ऐसा हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम वापस आ जाते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग? एक्सप्लेन द सेट ऑफ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट मैपिंग विद द सूटेबल एग्जाम्पल। मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग होता क्या? इट्स अ विजुअल टूल दैट हेल्प ऑर्गेनाइज represent knowledge. It is also, it show the how different idea and concept are relate to each other. Okay, concept mapping ये बताता है कि किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करके और दूसरे आइडियाज़ को कंपेयर करके कितना इफेक्टिव है वो बताया जाता है। स्टेप टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट मैप, आइडेंटिफाई द की एंड कॉन्सेप्ट, चूज द मेन आइडियाज दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द मैपिंग। ओके, मेन आइडियाज चूज करना। अरेंज द कॉन्सेप्ट, आपके जितने भी आइडियाज है उन सबको अरेंज करना। ड्रॉ द कनेक्शंस, और उसको एक एक लाइनअप करके लेकर आना है कि अब क्या करना, अब क्या करना, वैसे। एंड देन रिफाइंड, मेक श्योर द मैप इज क्लियर विथ नो ओवरलैपिंग लाइन्स और confusion part, definitely. Central concept, animals, sub concept, mammals, birds, ये सारी चीज़ों पे हमें देखना है। तो ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन बेस्ड लर्निंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ brain based learning with example. Brain based learning is what? It is an approach that used to acknowledge about how the brain works to create the better learning environment and teaching method. ओके, तो ये और ओवरऑल जो हमारे खुद के जो आइडियाज़ होते हैं कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और वो चीज़ें कैसे वर्क करेगी वो देखना है। इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज़ें लग सकती है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल हो सकता है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो सकती है। और ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और ये सारी चीज़ मुझे लगता है जो हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर कॉलेजेस में जो जूनियर सीनियर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सारी बेस्ड उसी चीज़ों पर है। फॉर एग्जांपल, इन लाइक साइंस टॉपिक है और स्टूडेंट को कनेक्ट करना है या कोई ग्रुप डिस्कशन है या फिर कोई मॉडल्स बनाने हैं, वहाँ पे इस तरीके की क्रिएटिविटी कैसे यूज़ होती है, जो लैब में बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए एक दूसरे के साथ एंगेज रहते हैं, उस बेसिस पे ये लर्निंग चल रही है। देन उसके बाद इमोशनल कनेक्शन भी, इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, अच्छी तरीके से वो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत बार तो वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है, राइट? ओके, repetition and practice, brain connection through the repeated practicals। ऑब्वियस कि ये रिपीटेड चीज़ें बार बार रिपीट हम बच्चों को करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस लेते हैं, रिवीजन होता है, उस बेसिस पे चीज़ें होती हैं, देन अगेन वी टेक द रीटेस्ट एंड ऑल। सो दीज आर कॉल्ड द प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। सोशल स्ट्रक्चर्स, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड जो सोशल स्ट्रक्चर में वही ग्रुप प्रोजेक्ट वे स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम
ये सारी चीज़ें रहती है। ओके, विल कम टू द थर्ड वाला क्वेश्चन, दैट इज explain the correlation between the diagnostic test and immediate testing and what should be taken while applying it. ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है उसको देखना है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, किस तरीके से एड्रेस करते हैं उसको देखना। वीकनेस एरिया कहाँ पर है, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वेयर दे नीड द इम्प्रूवमेंट एंड वेयर वी नीड टू टारगेट एंड टू सपोर्ट। वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और इंश्योर करना चीज़ें एक्वायर हो रही सही से। सेंसिटिविटी अप्रोच देखना, प्रोवाइड क्लियर लर्निंग इंस्ट्रक्शन देखना कि ये सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं। ये बेसिस पे थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हाउ विल यू यूज़ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द टीचिंग फॉर मैनेजिंग द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ओके, इससे पहले हम इस पर बहुत बात कर चुके हैं कि एक क्लासरूम को असिस्ट और इंगेज करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब ब्रेन बेस्ड लर्निंग आती है तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। जब ग्रुप प्रोजेक्ट आता है, डिफरेंस आते हैं, बच्चों के बैकग्राउंड कंट्रीब्यूशन होते हैं, देयर नॉलेज, एवरीथिंग कम अंडर दिस। प्रोजेक्ट वर्क होता है, फिर देन रिसर्च, उनका कल्चरल टॉपिक, शोकेसिंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनके खुद के आइडियोलॉजी, लॉजिकली ये सारी चीज़ें बहुत अलग रहता है। टेक्निकल बेस्ड चीज़ें होती है, यूजिंग एजुकेशनल ऐप जैसे बायजूस हो गया, और उसके अलावा बहुत सारा है, बहुत दूसरे ऐप्स भी हैं। वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र बोर्ड पे जाकर वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं, और shala.com पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और चलो, तो ये सब उस बेसिस पे आ जाता है। अब विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ attachment model, explain the setup with the step with the example, write the educational implication। ओके, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हमें इसमें बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ the teaching method where the students figure out the concept while looking at the examples and non-example। obvious सी बात है कि बच्चे एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल दोनों भी चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, और आपसे या हमसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है उन सब चीज़ों पे, और छोटी छोटी चीज़ों वो कैच करते हैं। छोटी छोटी बारीकियाँ आपसे मिस्टेक हो रही है वो भी कैच करते हैं। अभी उसके स्टेप्स, प्रेजेंट, एक्सप्लेन एंड नॉन एक्सप्लेन किस तरीके से होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको सिर्फ सब पॉइंट्स बता रही हूँ कुछ कुछ, और आपको गो थ्रू कर लेना है बिकॉज ऑलरेडी इन डिटेल सारी चीज़ें हैं आपको इसमें। आज द स्टूडेंट आस्क एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर्मुलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिफाइन अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एंड देन इम्प्लीकेशन, इंकरेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग पे किस बेसिस पे वी डू द थिंग्स, लाइक हाउ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट और रिकग्नाइजिंग द पैटर्न्स। ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। और बेसिक चीज़ें कि बच्चे, ये हमारे क्लासरूम से बहुत रिलेट करती है चीज़ें, तो गो ऑन दैट and work on that। okay, we'll come to question number, okay, क्वेश्चन नंबर 5 NE4 है। इससे तो मैंने और भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। क्यों शॉर्ट कर दिया? बिकॉज आपको सिर्फ समझने के लिए है। पहला वाला क्या है? एक्सिमम ऑफ टीचिंग। ओके, तो इसमें हमें बताना है टीचिंग के गाइडलाइंस एंड ऑल, इफेक्टिव टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, नोन एंड अननोन कैसा है, टीच न्यू कॉन्सेप्ट बाय स्टार्टिंग विथ व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। ऑब्वियस कि बहुत बार होता है कि जैसे कि टीचर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हर बच्चे, किसी को भी आप पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके पास एक गूगल का जो
छोटा हुआ डेफिनेशन है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एक्स वाई जेड, ये एग्जाम्पल्स उनके आते ही हैं। एंड देन उसके बाद उनको उसका एक नया डेफिनेशन तो नहीं रहेगा, तो आपकी तरफ से एक नया डेफिनेशन, आपकी तरफ से एक्टिविटी बेस्ड। सी टीचर्स, मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी लेक्चर्स लो या कोई भी चीज़ को डिफाइन करो, एक्टिविटी बेस्ड करो, आप बेस्ट टीचर और बेस्ट लेक्चर आपका रहेगा। नथिंग कंपेयर और नथिंग कैन ब्रेक दिस। ओके, तो इस पे मतलब इसमें मेंशन आप करो। मेरा बोलने का मतलब है कि आपके एग्जाम पेपर में ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव एक्टिव लर्निंग एंड कोलाबरेशन वाली लर्निंग में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट बिल्ड द नॉलेज थ्रू द एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला आपको, ऊपर भी काम आएगा नीचे भी काम आएगा। कोलाबरेशन वाली लर्निंग इज शेयर द प्रोसेस अमंग द स्टूडेंट ऑफिस, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप स्टडीज एंड ऑल, कि लाइक माई प्रोसेस इज दिस, योर प्रोसेस इज दैट, उसका वो है उसका वो है, और उसमें से जो ईजी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी चीज़ें आपको इजी लग गई, आपकी चीज़ें मुझे इजी लग गई, ये थर्ड पर्सन की चीज़ें हम दोनों की चीज़ें थर्ड पर्सन को इजी लग गई, तो वो दोनों का थोड़ा थोड़ा कैच करके लिख सकते हैं। तो दीज आर कॉल कोलाबरेशन थिंग्स। एंड यू कैन, इफ़ यू डोंट रिमेंबर द वर्ड कोलाबरेट, ग्रुप डिस्कशन ऐड कर लो उसको कॉम, और उसको इलेबरेट कर दो। मैं 2-2 लाइन में लिखा है, प्लीज़ 2-2 लाइन का ये आंसर, 2-2 लाइन के लिए आंसर नहीं है ये, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जितना लेंदी कर दूंगी तो मैं समझा नहीं पाती आपको और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो आप उसको आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उतने मार्क्स का ही लिखना है, बट इलेबोरेट करना है। किसी भी चीज़ को अगर समझ गए, फॉर एग्जांपल आप घर में खाना बना रही हो, यू हैव रेसिपी, यू नो द मेथड, सेम मेथड हम नहीं यूज़ करेंगे, रेसिपी सेम यूज़ करेंगे, राइट। इफ़ यू आर गुड इन कंप्यूटर वर्क तो आप उसमें अच्छे हो, राइट। सामने वाले का टेक्निक अलग है, आपका टेक्निक अलग है, मेरी टेक्निक अलग है। कुकिंग में आप अच्छे हो, सामने वाले भी अच्छे, बट दे हैव द डिफरेंट रेसिपी, दे हैव द डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, बोलेंगे मैम कहाँ से कहाँ चले जा रहे और आउट ऑफ द बॉक्स चले जा रहे, ऐसा मत बोल देना। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये जो हमने 102 में जितना भी पढ़ा है ये सब इसमें लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने बोली थी आपको कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी में आइडेंटिफाई इशू करना, एक्सप्लोर करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है बच्चों का, डिस्कस एंड डिबेट पे बच्चे किस तरीके से करते हैं, वो मेथड और इंक्वायरीज जो होती है स्टेप बाय स्टेप वो है इसमें। और मेक वेल रिस्पॉन्ड डिस्कशन, इस पे इसको सिर्फ इलेबोरेट कर लो। ई वाले में क्या, एक्टिविटी इफेक्टिव टीचिंग कैसी होती है। फिर 102 में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया है, उस बेसिस पे आप जाइए और सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में किया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है कि हाफ एन आवर भी नहीं होना चाहिए, बट स्टिल 28 मिनट्स हो गए आपको एक्सप्लेन करते करते। ओवरऑल मैं सिर्फ साइड रीडिंग बता रही हूँ कि आप समझो और लिखो, और हर एक चीज़ के लिए डायग्राम ड्रॉ करो, मार्जिन लाइन दो, ड्रॉ करो, आपका पेज भरते चले जाओ, खाली नहीं दिखना चाहिए। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स। सो अब मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलते ही मैं आपको रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या 3 साल में आए हैं या फिर पॉसिबिलिटी है कि आ सकते वो क्वेश्चन मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। सी यू सून, ऑल द बेस्ट।